क्लास 10 साइंस बाय अश्वनी मैम। अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। स्टूडेंट, क्लास 10th का चैप्टर है 8 जीव जनन कैसे करते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो पौधों में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो मनुष्यों में पढ़ने वाले हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, कहाँ उपस्थित होता है, क्या कार्य है इनका, हम इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। लैंगिक जनन हम बोलते हैं, हम जनन की उस विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि एकल जीवों की भागीदारी होती है। ना तो केवल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और ना ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है, क्या लैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों होती है। एकल पृथक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में भिन्नता का स्रोत होती है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीसीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो आवृतबीजी एंजियोस्पर्म्स के जननांग पुष्प में अव्यवस्थित होते हैं। किसके जननांग? एंजियोस्पर्म्स के। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। वाहिदल, दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर होती हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर, जो हम इस वाले भाग की बात करेंगे, ये वाला पूरा पोर्शन होता है स्त्री केसर का, और ऊपर में जो परागकोश और तंतु होते हैं ये पुंकेश्वर के होते हैं। दो भाग होते हैं जिसमें जनन कोशिकाएं होती हैं। पंखुड़ी एवं बाह्यदल के क्या कार्य हो सकते हैं। बाह्यदल और पंखुड़ी के बारे में देखते हैं कि जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। अगर कोई एक जननांग उपस्थित होगा तो एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो वह गुड़हल, सरसों, तो उन्हें गुड़हल जासुन का पौधा होता है तो उसे हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर सा आ जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अव्यवस्थित होते हैं तथा ये पुष्प का मादा जननांग है। यह 3 भागों से बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिका होता है। इस वाले भाग को हम कहेंगे अंडाशय, और जो इसके बीच वाले भाग से एक पतली नलिका के समान संरचना निकलती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं, और सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। मध्य में एक वर्तिका होती है तथा शीर्ष भाग में एक वर्तिका होती है जो चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका मादा युग्मक से संलयन हो जाती है। जनन कोशिकाओं की इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मज बनता है जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है।
अतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र एक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है, परंतु यदि पुष्प स्थानांतरित होकर दूसरे पुष्प के परागण पर गिरता है तो उसे हम परपरागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु अथवा जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संभव होता है। जैसे कि परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचाना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। निषेचन के पश्चात युग्मज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण निषेप विकसित होते हैं। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है तथा ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र प्रहा मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? तो सोचिए, बीजों के बनने से पौधे को क्या लाभ है? बीज में भावी पौधों अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? अंकुरण बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन क्या होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।